नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आने वाले AEDO तथा अन्य बिहार से संबंधित एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन वीडियो में BPSC में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा पाषाण काल और सैंधव सभ्यता। तो पाषाण काल और सैंधव सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो कि BPSC में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो यह है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी का हथनौरा स्थल का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ से प्राप्त हुआ है प्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य। दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। देखिए, यह एक नवीनतम खोज हुआ है। अगर पूछा जाए कि नवीनतम खोज के आधार पर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वह है लहुरा देव। वहीं नवीनतम खोज के पहले की बात करें तो वह हमारा मेहरगढ़ होगा। आगे का फैक्ट है, चालकोलिथिक युग। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है और ताम्रपाषाण युग को हम लोग कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। देखिए, जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सतलज नदी के किनारे रोपड़, भोगवा नदी के किनारे लोथल, जो कि एक बंदरगाह था जिसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। सादीकौर, यह सोतका कोह, सादीकौर नदी है और सोतका कोह जगह है। भादर के किनारे है रंगपुर, सरस्वती नदी के किनारे कुनाल है, और बनावली और भगवानपुरा, ये तीनों नगर जो है यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे है हमारा आमरी और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और आमरी। घग्गर के किनारे कालीबंगा, और दास्क नदी के किनारे है सूतकांगेंडोर। हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। सिंधु नदी के किनारे कोट दीजी है, कोट दीजी। वहीं चान्हू भी सिंधु नदी के किनारे है। चिनाब के किनारे है मांडा, और प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद, और घग्गर के किनारे है राखीगढ़ी। तो यह इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास का जो वर्गीकरण है वह स्रोतों की विविधता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें एकमात्र स्रोत है उसका प्रयोग की गई वस्तु, प्रयोग की गई वस्तु। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसका साक्ष्य है कि इसमें देखिए लिपि से तो परिचित होता है, लिपि से परिचय होता है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो पाया गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो इसीलिए यह आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। वहीं ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो ऐतिहासिक काल जहाँ पर कि लिपि से तो परिचित है, साथ में उसे पढ़ा भी जा चुका है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो यह है लाल रंग का। हड़प्पाई नगर में जुते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी, इनमें से हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में है लोथल। देखिए, लोथल जो है यह एक पत्तन नगर है।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा या लघु हड़प्पा भी कहते हैं। यह जो है यह क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में भी पूछा गया था कि किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है, तो लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता और इसकी वर्तमान स्थिति क्या क्या है। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा के उत्खननकर्ता हैं या खोज करता हैं दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। इसे जो है 1921 में खोजा गया था और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा में 6 छोटे छोटे अन्नागार प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के खोज करता हैं राखाल दास बनर्जी, जो कि जस्ट हड़प्पा के खोज के 1 साल बाद 1922 में इसे खोजा गया था और वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर वृहत स्नानागार पाया गया है, कांसे की नर्तकी भी का मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ पे, और साथ ही पशुपति के अंकन की मुहर प्राप्त हुआ है। तो यह तीनों मोहनजोदड़ो की विशेषता है, यहाँ से पाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चान्हू-दड़ो। चान्हू-दड़ो के खोज करता हैं एनजी मजूमदार और 1931 में इसे खोजा गया था और यह भी पाकिस्तान में स्थित है। चान्हू-दड़ो यह एक औद्योगिक स्थल था। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, का साक्ष्य मिला है, और यहाँ पर इसकी एक विशेषता है कि एकमात्र स्थल है चान्हू-दड़ो जहाँ पर कि वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालीबंगा। कालीबंगा बीबी लाल एवं बी के थापर इसके खोज करता हैं और यह राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है वर्तमान समय में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी, और कालीबंगा में देखिए यहाँ पर हल द्वारा जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं कोट दीजी। कोट दीजी फजल अहमद खान के द्वारा खोजा गया है और यह पाकिस्तान में है। रंगपुर एम.एस. वत्स के द्वारा खोजा गया है और यह गुजरात में है। रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया और यह पंजाब में है। रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ में। अब आते हैं हम लोग लोथल। लोथल जो है एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया है और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में। और यह जो है एक पत्तन नगर है या गोदीवाड़ा इसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डॉकयार्ड भी कहा जाता है। इसे लघु हड़प्पा भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर को यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान समय में। सुत कांगेंडोर यह ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोजा गया है, यह पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। बनावली यहाँ पर हल्का टेराकोटा खिलौना मिला है। टेराकोटा मिट्टी को आग में पकाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे टेराकोटा कहते हैं। ये जो बनावली है इसे रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा खोजा गया है। फतेहाबाद हरियाणा में यह वर्तमान समय में पाया गया है। धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, और यहाँ पर 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख या श्राइन बोर्ड मिला है। इसे जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया है और वर्तमान समय में धौलावीरा जो है गुजरात का जो क्षेत्र है वही धौलावीरा कहलाता था पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ठीक है, साथ ही जैसे पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला, अगर ये सारे ऑप्शंस में रहे तो उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, जो अभी हम लोग आगे पढ़े, तो बनावली और साथ ही कालीबंगा दोनों से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। देखिए, हाथी और बैल के बारे में तो पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में पता नहीं था।
आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। V.A. स्मिथ, देखिए V.A. स्मिथ जो है किसी भी उत्खनन से संबंधित नहीं थे, यह एक इतिहासकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तांबा जो है वह राजस्थान से प्राप्त होता था और साथ ही बलूचिस्तान एवं ओमान से प्राप्त होता था। लाजवर्द, यह बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जवार और अजमेर की खानों से प्राप्त किया जाता था, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान से भी मिलता था। सीसा अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर जो कि राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त होता था सीसा। शिलाजीत हिमालय और गोमेद गुजरात। अब हम लोग नवपाषाण कालीन स्थल एवं संबंधित स्थान के बारे में पढ़ेंगे। यह देखिए, यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं वह वर्तमान में अभी कहाँ पर स्थित थे। तो उतनूर जो है वह तेलंगाना में का स्थान था, और चिरांद जहाँ पर कि हड्डियों का वनाग्र भी हमें मिला है वह चिरांद बिहार में स्थित है। गुम्फ कराल कश्मीर में स्थित है और पय्यमपल्ली यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका स्थल है। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का सैकड़ों नमूना हमें यहाँ से मिला है, और यह भीमबेटका रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहीं पर यह एक गुफा है भीमबेटका, वहीं पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे हम लोग मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और उनके मानने वाले विद्वान। देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन A.N. घोष, इन्होंने माना कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। M.R. साहनी भूतात्विक परिवर्तन। K.U.R. कैनेडी, इनका मानना था कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। मैके और एवं मार्शल बाढ़। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर आर्यों का आक्रमण। M. दिमित्रिमेव पर्यावरण परिवर्तन। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो यह है 900 वर्ष है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग वैदिक काल में। वैदिक काल में वेद, उपवेद और उनके पुरोहित के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं और अथर्ववेद के उपवेद को अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसके अलग अलग पुरोहित हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित हैं होता, यजुर्वेद के अधर्यु और सामवेद के उद्गाता, साथ ही अथर्ववेद के ब्रह्मा। देखिए अर्थशास्त्र जो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे अर्थशास्त्र या शिल्प वेद या स्थापत्य वेद भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, वैदिक युगीन शब्दावलियां, उनका अर्थ हम लोग देखते हैं। अघन्या जो है वध ना करने योग्य। तो वध ना करने योग्य गाय को अघन्या माना गया है, जिसका कि यह वध करने योग्य नहीं है। दुहिता मतलब दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा जुते हुए खेत। लांगल हल। यव जौ। गोधूम गेहूँ। हिरन या सुवर्ण का मतलब होता है सोना। करीस का मतलब होता है गोबर की खाद। बेकनाट जो होते थे वह ऋण लेकर ब्याज लेने वाले वर्ग के होते थे, उन्हें वेकनाट कहते थे। तंदुल मतलब चावल। ब्रीही मतलब धान। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किस पे समर्पित है? देवता सोम पर। ठीक है, देवता सोम को समर्पित है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद में हम लोग जानते हैं टोटल 10 मंडल है। तो 10 मंडल में से कुछ महत्वपूर्ण जो मंडल हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तीसरा मंडल जो है वह गायत्री मंत्र को समर्पित है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। चौथा मंडल जो है वह कृषि से संबंधित है। पांचवा मंडल अग्निसूत्र से संबंधित है। सातवां मंडल हमें दशराग युद्ध के बारे में बताता है और यह वरुण को समर्पित है। ठीक है, 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। वहीं 10वां मंडल पुरुष सूक्त को समर्पित है। देखिए पुरुष सूक्त में 4 वर्ण के बारे में हमें बताया गया है। 4 वर्ण के बारे में हमें किस में बताया गया है? पुरुष सूक्त में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यह जो बोगाज कोई है यह सीरिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सीरिया से प्राप्त अभिलेख में भी हमें वैदिक देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो वह है पौरोष्णी नदी के किनारे। पौरोष्णी नदी को रावी नदी भी कहा गया है, रावी नदी। आगे हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं। ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों एक ही नाम से है, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद में देखिए इसका ब्राह्मण है टांड्य और जैमिनी, आरण्यक है जैमिनी छांदोग्यारण्यक और उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद यह सबसे प्राचीन उपनिषद है और जैमिनी सामवेद का है। आगे हम लोग आते हैं यजुर्वेद में तैतरी और सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। ठीक है, इसके बाद आरण्यक है तैतरी और सतपथ, बृहदारण्यक और कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन किया गया है कठोपनिषद में। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण है, इसमें आरण्यक नहीं है। मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद वह सबसे छोटा उपनिषद है। वहीं मुंडकोपनिषद हम लोग जानते हैं यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक नदियों के बारे में। ऋग्वैदिक नदियों में देखिए यह प्राचीन नाम है और उसके कुछ आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो आधुनिक नाम है कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है कुर्मु। झेलम का है वितस्ता। देखिए इसे हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि वित्त की कमी लोग झेलते हैं, जैसे पैसे की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि वित्त की कमी झेलते हैं लोग, तो वितस्ता झेलम। पौरुष्णी नदी अभी हम लोग पढ़े कि पौरुष्णी नदी के किनारे दशरागी युद्ध हुआ था, तो यह रावी नदी हो गया। विपाशा व्यास, देखिए यहाँ भी वो आता है, तो विपाशा और व्यास। दृशदति घग्गर, सुवास्तु स्वात, कुंभा काबुल, अस्कनी चिनाब, सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, गोमती गोमल। तो इन सारी नदियों को आपको याद रखना होगा, यह मैचिंग में मिलान करने में दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो देखिए धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा जो है वह स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन देवता में इंद्र को युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। वरुण जो है वरुण आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋत या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना गया है इन्हें। इन सभी का जो देवता है उसे वरुण को माना गया है। द्यौ जो है वह आकाश के देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता,
भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता है, पूषण को देवताओं पशुओं का देवता माना गया है, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालक करता है, मरुत आंधी तूफान का देवता, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ दिशा और उनके राजा। तो पूर्व दिशा को वैदिक, जब उसका उत्तर वैदिक शब्द है प्राची, पूर्व को प्राची कहा जाता था, और उनके जो राजा का नाम था वह था सम्राट। पश्चिम को प्रतीच्य, जो उसके राजा का नाम था स्वराट। उत्तर को उदीच्य, उसके राजा का नाम था विराट। मध्य को राज्य, और उसके राजा का नाम था, उसे राजा ही कहा जाता था। दक्षिण को उत्तर वैदिक रूप में भोज, और उसके राजा थे भोज। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट थे सभी बीपीएससी में पूछे गए सवाल थे सारे। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आने वाले AEDO तथा अन्य बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे, और इस रिवीजन वीडियो में बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़े थे। आज हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है आज कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो एक बार हम लोग महात्मा बुद्ध की जो जीवन की घटनाएं हैं और उनसे संबंधित जो स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। इसके बाद उनका जो गृह त्याग था वह 29 वर्ष की आयु में हुआ था, और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, और गृह त्याग के बाद उन्होंने अनोमा नदी, जो अनोमा नदी है, वहाँ पर अपने घोड़े और सारथी को भी छोड़ दिया था। इसके बाद देखिए वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से तप क्रिया सीखा, और साथ में ही उन्होंने उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति की। तो किनसे की है? अलार कलाम से। नेक्स्ट हम राजगीर को देखते हैं। तो राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग ज्ञान की प्राप्ति की। रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग सीखा। इसके बाद उरुवेला में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन, जिसको कि निरंजना नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वही वे तथागत या बुद्ध कहलाए। और इस क्षेत्र को बौद्ध गया भी कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्हें? उरुवेला, और इस क्षेत्र को बोध गया भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, और इसे जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ ही कहा जाता है कि बौद्ध का संघ में प्रवेश, इसे कहा जाता है। और वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद देखिए आता है श्रावस्ती जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया है इनके द्वारा।
गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया है? श्रावस्ती में दिया गया है। श्रावस्ती के बाद देखिए पावापुरी में क्या हुआ कि वे अतिसार से पीड़ित हो गए पावापुरी में, और फिर कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, और उनके मृत्यु के बाद ही उन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, निर्वाण। अब हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो किनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? अभी हम लोग पढ़े, सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो आपका यहाँ पर एक जो क्रम है, जन्म, गृह त्याग, अनोमा नदी, इस क्रम को आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें सारे स्थल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बौद्ध संगतियों में। बौद्ध संगति, देखिए प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है, और यह कहाँ पे हुआ है? राजगृह में हुआ है, और इसके अध्यक्ष हैं महाकश्यप, और इस समय जो शासक थे वह थे अजातशत्रु। और प्रथम बौद्ध संगति में ही बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है सुत्त पिटक और विनय पिटक में। देखिए सुत्त पिटक जो है उसमें इस धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश हैं उसका संकलन किया गया है, और यह आनंद के द्वारा किया गया है। आनंद उनके शिष्य थे। और वहीं जो विनय पिटक है, यह अनुशासन संबंधी इसमें बातें दी गई हैं, और यह उपाली के द्वारा, जो उनके शिष्य थे उपाली, उनके द्वारा संकलित किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और यह वैशाली में हुआ था, और इस समय अध्यक्ष थे साबक मीर, और शासक थे कालाशोक। इस समय भिक्षुओं में मतभेद हो गया था, और मतभेद के कारण यह दो भागों में बट गया था, स्थविर और महासांगिक। यही स्थविर जो है इसे थेरावादा भी कहा जाता है, और महासांगिक आगे चल के महायान में कन्वर्ट हो गया था। तृतीय संगति है, तीसरा संगति, वह 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ है, और स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य, और उस समय शासक थे अशोक। इसके समय में, यानी कि जो तीसरी बौद्ध संगति थी, उस समय अभिधम पिटक की संकलन किया गया, अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। अंतिम और चतुर्थ बौद्ध संगति है, यह जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, और कुंडनवल जो कि कश्मीर में है वहाँ पर हुआ था। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, और इसके जो शासक थे, इसके शासक थे कनिष्क। और देखिए इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। देखिए इसको याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक भी है, जैसे रावेपाकू जो स्थान है, ठीक है, रावेपाकू, और जो अध्यक्ष है मसामोव। इस तरह से स्थान और अध्यक्ष का जो पहला वर्ड है, पहला अक्षर है, उसको एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं, रावेपाकू और मसामोव। सॉरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए चैत्य जो होता है वह प्रार्थना स्थल होता है, वहीं जो विहार होता है वह निवास स्थान गृह होता है। साथ ही स्तूप मुख्यतः समाधि स्थल होता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं एवं संबंधित स्थान,
देखिए जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, अभी हम लोग पढ़े। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था वह सारनाथ में था, और इनका निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं और बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित स्थल हैं, तो इसे याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया है, तो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, और यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो यह पंचम पीढ़ी का है, यह याद रखना है। त्रिपिटक इस धर्म के पुस्तक हैं, मतलब त्रिपिटक कौन से धर्म के पुस्तक हैं, तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है, रत्नागिरी पर्वत पर। तो यह बिहार में कहाँ पे है, जो रत्नागिरी पर्वत या विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो यह कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, यानी कि किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए, तो बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसके लिए। और बौद्ध धर्म में मुख्यतः जो महायान शाखा थे, हम लोग अभी पढ़े कि बौद्ध धर्म कई भागों में आगे चल के बट गया था, उसमें से महायान शाखा की यहाँ पे पढ़ाई होती थी, कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। यह पाल वंश के एक प्रतापी राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं, तो यह क्या है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो यह जो है ये ऑप्शन में था, तो यह गलत था। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था, विक्रमशिला, धर्मपाल के द्वारा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है, तो अजंता में, अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ पर बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन जो है वह बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। आत्मदमन मतलब तप। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कहाँ पे है, तो पावापुरी में निर्वाण स्थल है उनका। तो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो पहले तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर, वह ऋषभ देव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। इनका प्रतीक चिन्ह है सांड या बैल। इसके बाद हैं अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। ठीक है, इसमें से सभी महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन शुरू के 3-4 और लास्ट के 4-5 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो 22वां तीर्थंकर थे उनका नाम है नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वह था सर्पफन। वहीं महावीर स्वामी जो हैं
महावीर स्वामी ये वास्तविक संस्थापक हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया, वह स्थान जिम्भिक ग्राम कहलाता है। जिम्भिक ग्राम में उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यह किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जैन संगतियाँ। तो जैन संगति मुख्यतः दो संगति हुई है। प्रथम संगति वर्ष 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी और इस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समय जो है 12 अंगों की रचना की गई थी। ठीक है, यह जैन ग्रंथ है, तो 12 अंगों की इसमें रचना हुई थी। द्वितीय संगति जो है 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी में हुआ था और इस समय अध्यक्ष थे देवर्धिगनी। और इस समय क्या हुआ था? इस द्वितीय संगति में विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से इसका निर्धारण किया गया था और संपादन भी किया गया था। देखिए 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या है? तो सबसे पूर्वकालिक यानी कि सबसे पहले 14 पूर्व यही है, सबसे प्राचीन सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ। भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य कौन था? वह जमाली था, सबसे आरंभिक शिष्य। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल इसके वास्तविक संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए शैव धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय है पाशुपत। पाशुपत के संस्थापक हैं, पाशुपत संप्रदाय है। शैव धर्म के 3 संप्रदाय हैं, पाशुपत, लिंगायत और नाथ। तो पाशुपत के संस्थापक हैं लकुलिश, लिंगायत के संस्थापक हैं बासव और नाथ के मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश का देन सर्वाधिक था भागवत संप्रदाय के विकास में। आगे हम लोग आते हैं कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं थी उसके बारे में। देखिए जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर किया था। इसके बाद उद्दीन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना है। अब बहुत बार क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया है, जैसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया है? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया है। इस राजा ने पाटलिपुत्र बनाया था, मतलब किस राजा ने पाटलिपुत्र बनाया? तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन, देखिए राजधानी के रूप में अगर चयन की बात की जाए तो आएगा उज्जैन, लेकिन अगर पाटलिपुत्र किसने बसाया है तो यह हो जाएगा अजातशत्रु। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन? राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वैशाली में। और वैशाली में किसके द्वारा? वैशाली में लिच्छवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कहाँ थी? तो वैशाली में। ठीक है, तो वैशाली में मुख्यतः जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी और वज्जी जो है 8 वंशों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी ये सब महत्वपूर्ण थे।
ठीक है, तो वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। तो हम लोग देखिए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आगे हम लोग आते हैं महाजनपदों का जो उदय हुआ है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी राजधानी बहुत बार पूछा गया है और वर्तमान समय में क्या क्षेत्र है वह भी पूछ लिया जाता है। ये जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है यह जैन ग्रंथ है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। महाजनपदों का उदय में देखिए पहला है अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, और ये वर्तमान समय में भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र था जो कि बिहार में है। इसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, यह मध्य प्रदेश मालवा का क्षेत्र था। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। काशी का वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है वो है। कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, हाटक या राजपुर, यह जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है। अस्मक, पोटिल या पोतन, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह देखिए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। कौन? अस्मक, जिसकी राजधानी है पोटिल या पोतन। यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। चेदी, सुक्तिमती, यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड, वह वाला, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता था शक्तिमती। पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सब वर्तमान क्षेत्र हैं। और इसकी देखिए दो राजधानी थी, पांचाल की दो राजधानी थी, पहला है अहिछत्र और दूसरा है काम्पिल्य। वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली, दरभंगा आदि का क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र आता है। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ये देखिए वर्तमान समय में पटना, गया, नालंदा, ये सब क्षेत्र जो है गिरिब्रज या राजगृह कहलाता था। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, और यह जो है जयपुर, अलवर, कोटपुतली, ये सब राजस्थान के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। मल्ल की राजधानी पावा या कुशीनारा, ठीक है, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जो उत्तर नेपाल का कुछ क्षेत्र, ये सब एरिया आता था। गांधार की राजधानी तक्षशिला। देखिए अंग जो है, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ये देखिए CDPO में पूछा गया है। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्येक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद के बाद आता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक थे। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वह था घनानंद। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायक थे व्यापारी, बौद्ध साधु, प्रशासक, ये सभी भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायक थे। तो ये आज का वीडियो था, और आगे हम लोग मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर IAS PCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आने वाले AEDO तथा अन्य बिहार से संबंधित एग्ज़ाम के लिए आज फिर से रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन वीडियो में BPSC में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा महाजनपद का काल जो है उसके बारे में पढ़े थे।
आज हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, इसके साथ ही गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला फैक्ट है कि भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह हुआ है विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह मुख्यतः राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज से बना है? मुख्यतः किससे बना है? तो यह है लकड़ी से। तो लकड़ी से बना हुआ है। मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही दक्कन की चढ़ाई की गई थी। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो देखिए, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें यह वर्णित है कि प्रांतीय शासक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। तो इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अब हम लोग कुछ प्रशासनिक समितियों के बारे में पढ़ते हैं और उनके कार्य के बारे में। देखिए, लगभग कुल 6 समितियां बनाई गई थी और इन 6 समितियों का कार्य अलग अलग था। पहला का उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना, विदेशियों की देखरेख करना, जन्म मरण का विवरण रखना, वाणिज्य और व्यापार की देखभाल करना, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और बिक्री कर वसूल करना। आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष। देखिए, तीर्थ क्या होता था? तीर्थ अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के द्वारा रचित जो किताब था अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र के पुस्तक में तीर्थ का वर्णन किया गया है और तीर्थ जो होते थे वो सबसे उच्च अधिकारी होते थे। तो इसमें देखिए, पहला है पुरोहित। पुरोहित जो है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, समाहर्ता तो यह राजकीय करों का संग्रह करता था। तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये समाहर्ता और सन्निधाता ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो समाहर्ता है राजकीय करों का संग्रहण करता, साथ ही सन्निधाता है राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था सन्निधाता। अब ये है लक्षणाध्यक्ष जो कि मुद्रा जारी करता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, प्रदेष्टा। पन्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। व्यवहारिक यह दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कार्मांतिक यह उद्योग और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी और विविताध्यक्ष चारागाह प्रमुख। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। गणिका अध्यक्ष वैश्याओं का प्रमुख होता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुई है वो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त प्रमुख भाषा, तो प्रमुख भाषा है प्राकृत, ठीक है, प्राकृतिक भाषा है। वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, तो यह गांधार, ये वर्तमान में ये अफगानिस्तान का कुछ भाग है, तो वर्तमान में यह भारत का हिस्सा नहीं है। अशोक की नीति के आर्थिक
परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर ने, ये इतिहासकार हैं, उन्होंने विश्वास किया। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियां भी 6 थी। 6 समितियां थी, जिसमें जल सेना से संबंधित, रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित, पैदल सैनिकों की देखरेख, अश्वारोही सेना, गज सेना और रथ सेना, इन सब सेनाओं के अलग अलग समितियां थीं। अब हम लोग देखिए, ये जो सुदर्शन झील है, ये समय समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस शासक के द्वारा और उनके किस अधिकारी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अधिकारी थे पुष्यगुप्त, अशोक, तुसाप, रुद्रदामन, सुविशाख और स्कंदगुप्त, वर्णदत्त था उसका पुत्र चक्रपालित। इनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया था, यानी कि किसने इसे पढ़ा था सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। प्राचीन भारत की लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाई से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि दाई से बाईं की ओर लिखी जाती थी। और बता दें कि खरोष्टी लिपि मुख्यतः 2 अभिलेखों में ही पाई गई है, वह है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये 2 अभिलेख हैं जिसकी लिपि जो है वह खरोष्टी है और बाकी सबों का ब्राह्मी है या फिर प्राकृत है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी नाम से ये जाने जाते हैं। केवल वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, तो भाब्रू अभिलेख में उन्होंने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख, तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का जो धम्म है उसका मूल संदेश शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता है। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया था, तो कहाँ पे हुआ था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, कितनी श्रेणियों में? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में यही है। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, हम लोग पहले भी पढ़े। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। तो सोन एवं उत्तरा को सुवर्ण भूमि यानी कि बर्मा भेजा गया था। महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। मज्झांतिक को कश्मीर और गांधार भेजा गया था और महारक्षित को यवन राज्य भेजा गया था। यह महत्वपूर्ण है। महेंद्र एवं संघमित्रा का तो बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है,
तो किस अभिलेख में है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन के द्वारा है और उसमें सुदर्शन झील का भी उल्लेख है। तो दूसरी शताब्दी के आसपास जो यह शिलालेख है उसमें रुद्रदामन के द्वारा इसका मरम्मत करने की बात कही गई है। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम, कड़फिसेस और गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कड़फिसेस द्वारा किया गया है। यह कुषाण वंश के थे। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग के बाद कण्व आता है। तो कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। देखिए कुछ पुराण हैं और पुराण से संबंधित वंश हैं। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन या शुंग वंश से संबंधित है, वहीं वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। कला की गांधार शैली, देखिए कला की गांधार शैली कुषाणों के, कुषाण जो वंश है कुषाणों के समय में फली फूली। राजा खारवेल, ये खारवेल कलिंग के राजा थे, कलिंग नरेश थे। खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा लेख के साथ खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ये हमारे जो खारवेल थे, कलिंग नरेश खारवेल, उनका ये जैन धर्म से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश यानी कि चेदी वंश से था। देखिए पेरिप्लस मारिस एरिथ्राई या वॉयज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किन गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। कहाँ पर बौद्ध मंदिर बनाने के लिए? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने कहाँ पर? तो गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन अभी हम लोग पढ़े, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब हम लोग कुछ संप्रदाय मत और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दस नामी संप्रदाय ये अद्वैतवाद से संबंधित है, अद्वैतवाद मत से संबंधित है और इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्टाद्वैत मत से संबंधित हैं और इनके संस्थापक हैं रामानुज। ब्रह्मद्वैत ये आनंद तीर्थ मत से संबंधित हैं और रुद्र शुद्धाद्वैत ये वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी मत से संबंधित हैं। सनक जो है ये द्वैताद्वैत से संबंधित हैं और इसके संस्थापक हैं निम्बार्क। देखिए गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो यह महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए गुप्त काल में तो ताम्रलिप्ति है, लेकिन साथ में भड़ौच, कल्याण और कॉम्बे ये सब भी महत्वपूर्ण थे।
आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। तो इनमें से किसने पहली बार बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, गुप्त काल में नगर नगर धीरे धीरे अपनी पतन की ओर बढ़ने लगे थे। जिस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो वह है गुप्त वंश। किस अभिलेख में विधवा दहन यानी कि जो सती प्रथा है उसका उदाहरण उल्लिखित है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख, एरन स्तंभ अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख माना जाता है। मौर्योत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में किसने जारी किए थे? तो सातवाहनों ने। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और बाराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा, जो कलिंग नरेश थे खारवेल, उसके द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर कितनी थी? तो गुप्त युग में उपज का 6वां भाग यानी कि 1/6 राजस्व दर था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भी 1/6 1/6 था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? देखिए, यह महत्वपूर्ण है। अप्रहत किसे कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? सुंग युंग ने 518 ईस्वी में की थी। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। अब हम लोग को कुछ प्रमुख संप्रदाय और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है, देखिए, बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव, धरकरी के रामदास, श्री वैष्णव संप्रदाय का रामानुज, परमार्थ का रामदास, रामावत का रामानंद, आजीवक का हम लोग पहले भी पढ़े थे मखलीपुत्र गोसाल। यदृच्छवाद आचार्य अजित केसम्बल्ली। भौतिकवादी पकूधकच्चायन ये था। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। ठीक है, और इसके संस्थापक थे कौन? कनाद, महर्षि कनाद। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। और हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वह वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कवि वान कहाँ के निवासी थे? वो पृथ्वीकूट गांव, बिहार, इसके निवासी थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हम लोग पहले भी पढ़े, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वह था मथुरा। अब देखिए, गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकालीन राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, देखिए, परवर्ती गुप्त। जो परवर्ती गुप्त थे यानी कि गुप्त के पहले थे, वो मगध का स्थान था और यहाँ पे महासेन गुप्त थे। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश, इसका ये थानेश्वर था स्थान, और इसके शासक थे पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। मैत्रेयक वंश या वल्लभी था स्थान, और भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ इसके शासक थे। मौखरी वंश कन्नौज स्थित था, या मौखरी वंश कन्नौज में था, और हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा इसके प्रमुख शासक थे। चंद्रवंश बंगाल, और इसके प्रमुख शासक थे शशांक। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? तो मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था, उसे जला दिया गया था।
झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष है? यह किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह है गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है, देवगढ़ मंदिर और गढ़वा मंदिर। तो यह गुप्तोत्तर और मौर्योत्तर काल के चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे, उन सभी को हम लोग देखें। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर IAS-PCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी AEDU के लिए रिवीजन वीडियो कर रहे थे और इस रिवीजन वीडियो में हम लोग बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, साथ ही गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को पूरा कर लिया था। आज हम लोग दक्षिण भारत, जिसमें कि चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग आता है, और इसके साथ ही प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार और अंत में पूर्व मध्यकाल से संबंधित बीपीएससी PYQ और अन्य फैक्ट को करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फैक्ट है यहाँ कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। विजयालय मूलतः पल्लवों के अधीन एक सामंती सरदार था, जिसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और इसके साथ ही इसने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा फैक्ट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? पूरा जो चोल काल है वह, इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या बातें थी, कौन सी बातें थी? और देखिए, एक तो 63rd में पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। वहीं 66 बीपीएससी में सेम क्वेश्चन को ही दूसरे तरीके से पूछा कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग तरीके से पूछा है, आंसर इसका सेम है। देखिए, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्थानीय स्वशासन था। ठीक है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत वर्णन है, जो कि चोल काल से संबंधित था। तो किस अभिलेख में? उत्तर मेरूर के अभिलेख में हमें ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है वह कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, तमिलनाडु में है। किसके द्वारा निर्माण किया गया? पल्लव वंश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो क्वेश्चंस में कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से था एकाम्बरेश्वरार मंदिर। यह भी कांचीपुरम में स्थित है और यह शिव भगवान को समर्पित है और इसका निर्माण भी पल्लव शासकों के द्वारा किया गया है। यह CDPO 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। और राजराज प्रथम को, ठीक है, ये देखो, ये राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था और इस मंदिर को, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर को, चूँकि राजराज प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था, इसलिए राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखिए, संगम साहित्य में केवल
चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है, जबकि कदम्ब जो शासक थे, कदम्ब कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संगम युग में उरैयूर उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी और संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। किसका था? कपास एवं सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था उरैयूर। तो किस नदी के तट पर था यह? कावेरी नदी के तट पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं ये। और ये जो गोपुरम है यह मुख्यतः द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए हैं? तो रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था और अरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो किसने स्थापित किए थे? संगम काल में चेर राज्य के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह विजयनगर का प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। अब हम लोग आते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार और क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं। तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कनाद। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ा है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। तो ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है और 1837 ईस्वी में पढ़ा है। यह डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, जिनका कि अन्य नाम है कार्तिकेय, स्कंद। ठीक है, इनके जन्म की कहानी है। किसमें? कुमार संभवन में। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त, और विशाख दत्त इसमें जो है यानी कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, और इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मौर्य इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। यह देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो 2005 में, फिर 2015 में पूछा गया है। अब हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में जानते हैं, और यह पुस्तक बार बार कई एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वृहत संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। मूसिका मसा यह अतुला के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी कल्हन। विक्रमांक देवचरित विल्हन के द्वारा लिखा गया है। विक्रमांक देवचरित। अर्थशास्त्र कौटिल्य हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। नीति सार के हैं कामंदक। कुमार संभव अभी हम लोग पढ़े कालिदास। मत्त विलास प्रहसन यह महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया है। अमुक्त माल्यद यह कृष्ण देव राय जी के द्वारा लिखा गया है।
समरांगगण समरागन सूत्रधार, यह राजा भोज जो कि परमार वंश के थे उनके द्वारा लिखा गया है। मानसोल्लास मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उदंतपुर। उदंतपुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो उदंतपुर जो है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र है किसके द्वारा? तो पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल के द्वारा किया गया है। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किनके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन था हमारा आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर, और ई था इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन में था सुश्रुत, शौनक, शूद्रक और सोमिला। देखिए जो सुश्रुत थे यह इन्हें शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक भी कहा जाता है और यह काशी के थे और इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो यह औषधि के क्षेत्र के नहीं थे और ये गुप्त काल से भी संबंधित नहीं थे, तो सुश्रुत नहीं होगा। शौनक जो है यह ऋग्वेद कालीन ऋषि थे शौनक। वहीं शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे, यानी कि साहित्यकार थे। सौमिला भी गुप्तकालीन नाटककार थे। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, 63rd बीपीएससी 2017 में और साथ ही 65th बीपीएससी 2019 में सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। इस तरह के कई क्वेश्चन हैं जो 2 बार में पूछा। वही 2005 में क्वेश्चन आया है, तो फिर सेम क्वेश्चन 2015 में आया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कवि वान निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और यह पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचना हम लोग देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक ये सब थे, जिसमें से ये जो हर्षचरित है, हर्षचरित से हमें वर्धन वंश के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, इसका प्रमुख स्रोत है। तो यह 2005 बीपीएससी 2005 में पूछा गया था कि हर्षचरित से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, देखिए चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के दरबार में कवि रहते थे चंद्रबरदाई। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने ही इनकी रचना की है, पृथ्वीराज रासो की। यह भी देखिए 2 बार पूछा गया है, 43rd बीपीएससी 1999 में, वहीं फिर बीपीएससी सीडीपीओ में 2005 में पूछा था। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तृतीय के। स्वप्नवासवदत्ता इसके लेखक थे महाकवि भास। किराता अर्जुनीय इस पुस्तक के लेखक थे भारवी। भारवी, देखिए ये जो किराता अर्जुनीय है पुस्तक, इसका जो कथा वस्तु है यह महाभारत से ली गई है और इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है किराता अर्जुनीय में। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्नों, जातक कहानियाँ, उपयुक्त सभी। तो देखिए कि पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर इनके बीच वार्तालाप का वर्णन है और इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्नों, जबकि संगम साहित्य और जातक कहानियाँ इन सब में व्यापारिक मार्गों का वर्णन किया गया है।
अब सुमेलित करने के लिए बहुत बार आता है। तो 69th बीपीएससी जो कि 2023 में हुआ था, उसमें उसका क्वेश्चन है कि चरक जो है किससे संबंधित थे। तो चिकित्सा से संबंधित थे, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे, वराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित थे। अब देखिए कभी कभार ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि वराहमिहिर भी हम लोग गणित से संबंधित मानते हैं, लेकिन वराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित थे। विशाख दत्त ये क्या हैं, नाटककार थे। देखिए राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक कौन था, नीतिसार। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये जो नीतिसार है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो कामंदक के द्वारा। इसमें 1192 श्लोकों का यह एक संग्रह है। तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक कौन है, नीतिसार। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पूर्व मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला फैक्ट है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे और इनका काल 1097 से 1147 ईस्वी तक था। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। इसकी राजधानी कहाँ थी, सिमरावगढ़। और कर्नाट वंश के शासक को इसे ही यानी कि नान्यदेव के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। ठीक है। ये देखिए 62 बीपीएससी 2016 में पूछा गया था यह, और संस्थापक कौन है यह भी पूछा गया था। साथ ही 69th बीपीएससी में भी पूछा गया कि मैथिली भाषा का विकास किस वंश में हुआ था। तो यह देखिए कर्नाट राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, पहले भी पढ़े। इसमें बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान, ठीक है, इसकी सब बौद्ध धर्म की शाखा का नाम है वज्रयान, इसका सर्वाधिक प्रभाव था। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट किया था। और यह देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में 99, 2023। ठीक है। आगे बढ़ते हैं उदंतपुर शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी, पहले भी हम लोग पढ़े। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है, तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये था, यहाँ हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित सभी फैक्ट और बीपीएससी में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन सभी को हम लोग देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।